आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और सरहद पर दहशत, शहर में कहर और सियासत में कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल्ला ने किया सरेंडर। ये हमारे दिन भर के आज के खास मौज़ूआत। लेकिन शुरुआत लाइन ऑफ कंट्रोल सरहद से, जहां शाम होते ही सरहद बदनाम हो जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार तीसरा दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान गोलाबारी का सिलसिला। ताज़ा गोलाबारी कल रात उड़ी के और राजौरी सेक्टर में हुई है। और कल रात हुई इस गोलाबारी से इधर से एक शहरी, आम शहरी के जख्मी होने की खबर है। ये शहरी पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलाबारी में जख्मी हुआ है। नौशहरा राजौरी में ये वाक़ा पेश आया है और इस शहरी की शिनाख्त मोहम्मद अल्ताफ के बतौर की गई है, जिसको इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उड़ी सेक्टर में भी कल शाम को जोर की गोलाबारी हुई। मोहरा के इलाके में, मोहरा उड़ी के इलाके में और आसपास के इलाकों में खौफ दहशत देखने को मिला। और ये खौफ दहशत खास तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान की हुई गोलाबारी के से ही हुआ था। और खौफ हिरास के बीच में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें खौफ दहशत सरहद के उस पार दिखाया जा रहा है। मकान में आग लगी है और कई पूरे आबादी, कई मकानों को आग लगी हुई इस वीडियो में दिखाई जा रहा है। ताहम इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी है कि ये वीडियो हकीकत में है, कब का है, क्या है। लेकिन बताया जाता है उस वीडियो में कि ये कल का वीडियो है जो सरहद के उस पार का है, जहां इंसानी आबादी को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है। पार से पाकिस्तानी मीडिया के जरिए खबर यही है कि इस गोलाबारी से वहां 3 लोग मारे जा चुके हैं, 11 लोग वहां जख्मी हुए कल की गोलाबारी से। लेकिन इधर से खबर यही कि एक आदमी जख्मी हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल कशीदा, आजादाना इस्तेमाल छोटे और बड़े हथियारों का। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से पिछले माह कुलभूषण यादव को काउंसलर की रसाई देने के हिदायत के बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को 2 अगस्त को हिंदुस्तानी सफारतकारों से मिलने की इजाजत दी है। बैनुल अक़वामी अदालत की तरफ से यादव को वकील मुहैया कराने की हिदायत के तकरीबन 15 दिन बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। और आज नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से उन्हें इस हवाले से पेशकश की गई है। ताहम इस पर आलमी अदालत के मुताबिक ही, कवानीन के मुताबिक ही, हिदायत के मुताबिक ही इक़दाम उठाए जाएंगे। रवीश कुमार, हिंदुस्तान के खारजा तर्जमान। देखिए, ऐसा है कि एक तो मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे पास प्रपोजल आया है उसको हम अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं, उस प्रपोजल को। और इवैल्यूएट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट था उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें जो होगा, हम पाकिस्तान के साथ जो राजनयिक चैनल है उसके थ्रू हम उनको इसका जवाब देंगे। कल तक की क्या उम्मीद है, क्योंकि ये खबर आ रही थी कि कल काउंसलर एक्सेस नहीं किया। जैसा मैंने कहा कि हमारा जवाब जाएगा और हम जो इवैल्यूएट कर रहे हैं उनके प्रपोजल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के गाइडलाइंस के तहत कर रहे हैं और हमें देखना होगा कि हमारा जवाब क्या होगा। इससे आगे मैं इस मामले पर इस फोरम से मैं नहीं बताना चाहूंगा। जो भी हमारा रिप्लाई होगा, रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान को, वो हम डिप्लोमेटिक चैनल से देंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ही, असूलों के मुताबिक ही इस पेशकश पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वफ़द, 3 रुकनी वफ़द ने दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात की। जस्टिस हसनैन मसूदी और उमर अब्दुल्ला समेत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के वफद को जो तफसीलात फराहम की, उसमें उमर अब्दुल्ला ने आज जो लिखा कि मीटिंग मोदी के साथ जो हुई खुशगवार माहौल में हुई। उमर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के साथ रियासत की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। हमने उन्हें दरख्वास्त की कि ऐसे इक़दामात से परहेज किया जाए जिनसे वादी कश्मीर की सूरत-ए-हाल बिगड़ने का खदशा रहता है। और हमने कोट अनकोट उमर अब्दुल्ला, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें खास तौर पर बताया कि अदालत के पास पड़े मामलात के हल को अदालत पर ही छोड़ा जाए। डॉक्टर फारूक साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को याद दिलाया। ये उमर अब्दुल्ला बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब 1 साल से अवामी सरकार नहीं है और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की कि साल के आखिर तक और सरमा से पहले जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएं। हमारी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई है और हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के शुक्रगुजार हैं। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। और आपको
بتائیں کہ عمر عبداللہ جو فاروق عبداللہ کے فرزند نے اپنے والد فاروق عبداللہ اور جسٹس حسنین مسعودی جو رکن پارلیمنٹ ہیں ساؤتھ کشمیر سے، ان کے ہمراہ آج وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ عمر کی اس پہ رد عمل: ہم نے اسپیسیفکلی کوئی بات نہیں کہی، ہم نے وزیر اعظم صاحب سے اتنا ہی کہا کہ کوئی ایسا قدم سیاسی طور یا قانونی طور نہیں لیا جائے جس سے کہ وہاں کے ماحول میں خرابی ہو۔ ہم نے ان سے اتنی ہی گزارش کی کہ وہاں کا ماحول جو ہے سازگار رہے، بہتر رہے، الیکشن ہوں، اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی، نئی حکومت پہ یہ فیصلے جو ہیں چھوڑے جائیں۔ اس میں تو ہر چیز شامل ہو جاتا ہے نا، اس میں اسپیسیفکلی اگر آپ 35 سے 370 بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ ماحول میں خرابی آ سکتی ہے۔ ہم نے وزیر اعظم صاحب سے اتنی ہی گزارش کی کہ مرکز اور ریاست کی حکومت جو ہے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے کہ جموں کشمیر کی ریاست میں ماحول میں کوئی خرابی آئے۔ اب ہم بہت ہی مطمئن ہو کے پی ایم صاحب کی میٹنگ سے باہر آئے۔ عمر عبداللہ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر فاروق عبداللہ کے فرزند وزیر اعظم سے آج ہوئے ملاقات اور بتا رہے تھے کہ کن حالات میں، ٹویٹ بھی ان کا آیا تھا اور کافی لینگویج جو ان کی تھی آج کافی بدلی ہوئی تھی، اور اسی لینگویج کے حوالے سے شہر میں آج جمع گوئیاں تھی، بات کی جا رہی تھی سیاست پر، تو بات کشمیر میں عام ہے، لیکن آج کی اس میٹنگ پر بات اس لیے بھی کی جاتی تھی کیونکہ کل ہی ای ڈی نے فاروق عبداللہ سے پوچھ تاچھ کی تھی اور کچھ حلقے شہر میں سیاست اپوزیشن کی جماعتوں کے لیڈران اور کچھ دکانوں پر بھی بحث یہی چل رہی تھی کہ کیا نیشنل کانفرنس نے سرنڈر تو نہیں کیا، کل کی ای ڈی کی چھاپہ ماری کا دباؤ تو نہیں تھا کہ آج بنا کسی پوچھے جانے کے، بنا کسی دعوت نامے کے سیدھا وزیر اعظم کی دہلیز تک جا پہنچے۔ ہم نے یہی مدعا اٹھانے کی کوشش کی۔ محمد اکبر لون رکن پارلیمنٹ نیشنل کانفرنس کے نارتھ کشمیر کے بارہمولہ کپواڑہ حلقہ انتخاب سے فون لائن پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ لون صاحب بہت بہت خوش آمدید آپ کا۔ آپ سے سیدھا سوال ہم یہی کریں گے، سرنڈر لوگ کہتے ہیں نیشنل کانفرنس نے کیا، کل ای ڈی آئی کی چھاپہ ماری ہوئی تھی، اس کے بعد آج سیدھا عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ اور جسٹس حسنین مسعودی وزیر اعظم کے پہنچے، ان سے ملاقات کی، شہر میں اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ کا رد عمل؟ آج کی ملاقات کا مدعا اور مقصد ہی یہی تھا کہ یہ جو خوف ہراس یہاں پیدا کیا گیا ہے اور جو یہاں پر ہر دن نئی خبریں آتے ہیں، تو اس کو یہ جاننے کے لیے کہ بھئی کیا بات ہے، کون ہے اس کے پیچھے، کیا مطلب ہے اس کا، یہ جاننے کے لیے ہمارا ان سے ملنا تھا۔ اور جب ہم وہاں گئے تو عمر صاحب نے اور ڈاکٹر فاروق صاحب نے اور جسٹس مسعودی صاحب تینوں نے ان کے سامنے واضح کر دیا کہ ہم چاہتے کیا ہیں، لوگوں کو ان مشکلات سے علیحدہ رکھنے کے لیے ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہے۔ اور اس میں یہ چیز کہنا کہ یہ ڈاکٹر فاروق صاحب کا یہ سرنڈر کرنے کے بعد، ڈاکٹر فاروق بہت ہی سلجھے ہوئے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور جو اس وقت پورے برصغیر میں مانے جاتے ہیں نمبر 1، تو ایسی بات نہیں۔ لون صاحب، شہر میں یہ افواہ بھی ہے کہ خبر بھی ہے، افواہ نہیں کہیں گے، کہ لون صاحب کو بھی بتایا گیا تھا آنے کے لیے، انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ ایک بات، دوسری بات مجھے نہیں کہا گیا تھا، اور چونکہ میں سری نگر میں ہوں کچھ دنوں سے، میں دلی میں نہیں ہوں۔ اور دوسری بات لون صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ کل تک یہ میٹنگ کہیں طے نہیں تھی، کبھی اس سے بات نہیں کی جاتی تھی، آل آف اے سڈن کل ای ڈی کا پوچھ تاچھ ہوتی ہے، آج عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ سیدھا مودی کے پاس جاتے ہیں، شہر میں کہا جاتا ہے کہ معافی مانگنے گئے ہیں۔ یہ باتیں کرنے والے وہ بیوقوف کی دنیا میں رہ رہے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ کون لوگ ایسے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں، وضاحت سے کہتا ہوں، فاروق عبداللہ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اور فاروق عبداللہ معافی مانگنے والوں میں نہیں ہے، وہ خدا نخواستہ کسی جرم میں ملوث نہیں ہے، کیوں جائے گا وہ مودی سے معافی مانگنے، یہ کرنے گا؟ اور اگر ایسا ہوتا تو یہ ہم نے تو کئی دنوں سے ہم نے یہ مودی جی سے ملنے کے لیے ہم نے کوشش کی تھی، اور آج ہمیں یہ موقع ملا، ہمارے یہ آنریبل ممبرس اور مسٹر عمر صاحب ان سے ملنے گئے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ فاروق اللہ نے معافی مانگی، اس نے یہاں گپلا کیا ہے،
یہ سب کچھ ان لوگوں کی چال ہے جو ہندوستان کے ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہی لوگ ایسا کہتے ہیں. کوئی ایسا سمجھدار یہاں کے جموں کشمیر کے لوگوں کو پتا ہے، پوری طرح سے پتا ہے کہ فاروق عبداللہ کا قد کتنا ہے، اور فاروق عبداللہ کی قد کی وجہ سے کشمیروں کی عزت، آبرو سب کچھ سیف ہے. اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہر موڑ پر، نیشنل کانفرنس ہر موڑ پر کشمیروں کے ہت کی بات کرے گا، کشمیروں کی عزت کے لیے بات کرے گا، اور کشمیروں سے جڑے رہنے کی بات کرے گا، اور کشمیروں کے بول بالا رکھنے کے لیے بات کرے گا. ایسی بات نہیں ہے یہ ایسے تماشے بناتے ہیں، کوئی یہ کہے گا کوئی وہ کہے گا. شکریہ محمد اکبر لون صاحب، بہت بہت شکریہ. نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ، دیگر لیڈر نیشنل کانفرنس کے بات کر رہے تھے آج کی اس میٹنگ پر اور ان کا رد عمل. لیکن ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ذرائع سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج کی اس میٹنگ کے لیے محمد اکبر لون کو بھی بتایا گیا تھا، لیکن انہوں نے جانے سے منع کیا. حقیقت کیا، ہم نے ان سے پوچھا تھا، لیکن ان کا یہی کہنا کہ نہیں، وہ کشمیر میں تھے اس لیے وہ جا نہیں سکے. اندر کی بات اندر ہی درب جانے. ہمارے پاس خبر یہی آئی ہے، لیکن تازہ ترین ریاست کی صورتحال اور اس کے لیے کانگریس بھی سامنے آ رہی ہے. اور آل انڈیا کانگریس پلاننگ گروپ کی امور کشمیر کے سابقہ سربراہ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سربراہی میں کل خصوصی میٹنگ بھی منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ریاست کی تازہ ترین صورتحال، جس میں سیاسی، اقتصادی، حفاظتی صورتحال ہے، اس حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا. اور اس میٹنگ کے دوران مرکزی سرکار کی جانب سے ریاست میں فورسز کی 100 نئی کمپنی کی تعیناتی اور اس پر ریاست خاص کر وادی کشمیر میں پیدا شدہ صورتحال کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. ریاست کے سابقہ وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے اس میٹنگ کی تصدیق کرتے ہوئے اے پی آئی خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ مرکزی سرکار نے ریاست کے تئیں پھر سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ شروع کیا ہے. سوشل میڈیا پر سرکاری افسران کی جانب سے وائرل کیے جانے والے احکامات اور 100 نیم فوجی دستوں کی کمپنیوں کی تعینات کرنے کے فیصلے نے جموں کشمیر کے لوگوں میں بے چینی پیدا کر رکھی ہے، اور کانگریس ریاست کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی ہے. اس لیے یہ کل کی میٹنگ بلائی جائے گی. یہ کانگریس کے ذرائع سے خبر، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ تعمیر و ترقی کا دور بھی شروع ہوا ہے. گورنر لگاتار بتا رہے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کا دور ہوگا، اور آج انہوں نے بارامولہ میں تقریر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ ان کا مدعا مقصد بھی تعمیر و ترقی ہے. اس پر بھی ہم چلیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ. ہم بریک کے بعد ملیں گے. بارامولہ کا نیا میڈیکل کالج بھی شروع ہوا ہے، اور ساؤتھ کشمیر اننت ناگ کے نئے میڈیکل کالج نے بھی آج سے کام کرنا شروع کر دیا. یہ رہے گا ہمارے دن بھر میں خاص موضوعات، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کی صورتحال اور سیاسی معاملات پر بھی رہے گی نظر، لیکن اس چھوٹے سے تجارتی وقفے کے بعد. اس بار گیم کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے. Are you ready? مگر کیسے باس؟ With classy and elegant style. جیسے گیم ہے بھائی جیسے اپنا پریاگ. بالکل صحیح، نیکسٹ لیول کا پرفارمنس پریاگ جیسا جو ہے بات فٹنگز کا کنگ. اور کنگز کی چوائس. Let's do it like پریاگ. 60 لاکھ پہلی ملاقاتیں، 60 لاکھ رات بھر چلنے والی باتیں، 60 لاکھ نئے رشتوں کی بنیاد بنی، کیونکہ 60 لاکھ لوگوں نے اپنی زندگی خود چنی. مسلم شادی آج ہی رجسٹر کریں. خیر مقدم آپ کا بریک کے بعد. تو بریک کے بعد تعمیر و ترقی کے نئے دور کی شروعات. گورنر بتا رہے ہیں کہ ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، اور اس نئے دور کو ہی آگے لے جانے کے لیے وہ جموں کشمیر آئے ہیں. یہ بتایا انہوں نے آج بارامولہ میں میڈیکل کالج کا افتتاح کرتے ہوئے. بتاتے چلیں 5 نئے میڈیکل کالج جموں کشمیر کے لیے سینکشن ہوئے تھے، اور ان 5 میں سے آج باضابطہ طور پہ اننت ناگ اور بارامولہ کے میڈیکل کالج کا افتتاح ہوا، کام شروع ہوا. اور یہاں اس موقع پر ریاستی گورنر ستیہ پال ملک نے بتایا کہ اس میڈیکل کالج سے نہ صرف نوجوانوں کو فائدہ ملے گا، بلکہ ریاست کے ہیلتھ سیکٹر کو ایک بڑی مضبوطی بھی ملے گی. اور انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر اپنے اگر فرائض بخوبی انجام دے گا تو اس سے بڑا کوئی اولیاء بھی نہیں بن سکتا ہے. اور یہاں ان کے ہمراہ آج اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ محمد اکبر لون، ضلع ترقیاتی کمشنر ناگ اور انتظامیہ، ضلع انتظامیہ اور اسٹیٹ انتظامیہ کے دوسرے افسران بھی موجود تھے. اور ریاستی گورنر اپنی تقریر میں حالات پہ بات نہ کریں، کرپشن پہ بات نہ کریں، لائن آف کنٹرول کی صورتحال پہ بات نہ کریں، سبوں پہ انہوں نے بات کی. تو کیا بتایا گورنر ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا شری نگر میں بھی مکان ہے، دلی میں بھی ہے، دبئی میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے. وہ گنے چنے لوگ ہیں، لیکن وہ کشمیر نہیں ہے. لیکن عام کشمیری بہت غربت میں ہے، خاص طور سے گاؤں میں جو کشمیری ہے وہ بہت برے حال میں ہے.
शहर में भी मैं सीएस साहब से कहा था कि हम एक दिन चलेंगे, डाउनटाउन में कितनी गरीबी आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हैं। तो हमने एक तय किया कि हम अपने अफसरों को गांवों में भेजें और ये जाके लोगों से पूछें कि तुम्हारे यहाँ कौन सी योजना हमारी लागू हुई है, कौन सी नहीं हुई है, किस चीज की जरूरत है, पुलिया चाहिए, स्कूल चाहिए, क्या चीज चाहिए। तो हमारे केएस और आईएएस ऑफिसर्स 3 दिन के लिए बाहर रहे और उसमें एक रात सबों ने गांव में गुजारी और उसके जो तजुर्बात हैं उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी किया था। उसके जो तजुर्बे हैं, जो फिगर्स लाए हैं, उसको हम कंपाइल कर रहे हैं और इसके 3 महीने बाद फिर हम रिविजिट करेंगे उन जगहों को और उनके जो काम है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी शिकायत यही होती थी, साहब सुनवाई नहीं है। देखिए मैं आपको कल्चर बताता हूँ यहाँ का। जब मैं आया मैंने लोगों से कहा भाई तुम्हारी तो सरकार थी, तुम गवर्नर को क्यों तंग कर रहे हो। बारामूला में रियासती गवर्नर मेडिकल कॉलेज का आज का इफ्तिताह, आज की शुरुआत, एक नए दौर की बारामूला में शुरुआत। नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए भी खुशखबरी, लेकिन साउथ कश्मीर के लोगों के लिए भी खुशखबरी आज का दिन लेकर आया था। मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने आज बाज़ाब्ता तौर पे काम करना शुरू किया, बाज़ाब्ता तौर पे तदरीसी अमल भी शुरू हुआ और यहाँ बच्चे जो आज आए हुए थे, नए डॉक्टर, फ्यूचर के डॉक्टर जो जिनका कॉलेज में दाखिला हो चुका है, बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। और यहाँ तुलबा से लेकर असातिज़ा सब कह रहे थे कि एक बड़ी दरीना मांग पूरी हुई है, तुलबा को भी फायदा मिलेगा, आवाम को भी फायदा मिलेगा और रियासत के नौजवानों का ख्वाब भी पूरा होगा। रियासत में ही डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर पाएंगे। जनूबी कश्मीर के प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुनीर अहमद मसूदी भी हैं, उनसे भी हमने बात की और तुलबा से भी हमने बात की। क्या था उनके दिमाग में, क्या था दिल में, क्या है उमंग, क्या है मकसद, क्या है मंजिल, ये दिखाते हैं आपको। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे अहम तरीन दिन है कि हमने फॉर्मली यहाँ पे आज जो है मेडिकल कॉलेज का इनाग्रेशन किया है और यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गया है। आज मैं आज बहुत खुश हूँ कि ये हमारी एक देरीना मांग थी पूरे डिस्ट्रिक्ट की और ये आज फुलफिल हो गई है और आज हमारे पूरे 100 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया है और उनका फाउंडेशन कोर्स आज सुबह 9 बजे से यहाँ स्टार्ट हुआ। तो इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं, तो उनको देख के हमारा मतलब बड़ा खुश हुए हम कि पूरे जम्मू कश्मीर के लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं, गरीबों के लड़के पढ़ रहे हैं, जिनको शायद अगर ये पांच मेडिकल कॉलेज नहीं बनते शायद उनको यहाँ पे MBBS करने का मौका नहीं मिलता या उनको सीटें नहीं मिलती। तो हम गवर्नमेंट के आभारी है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज यहाँ दे के 100 लड़कों को एडमिशन के लिए यहाँ सिलेक्ट हो गए और यहाँ उन लोगों को तालीम हासिल होगी। चलिए जनूबी कश्मीर की बात, मेडिकल कॉलेज की शुरुआत। लेकिन जनूबी कश्मीर के शोपियां में कल फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ था वो, और उसके बाद जो इलाके का मुहासरा और तलाशी कार्रवाई की गई थी वो आज भी जारी रही। बताया जाता है कि आज भी बदरहमा के इलाके को मुहासरे में रखा गया, तलाशी कार्रवाई शुरू की गई, जिस दौरान यहाँ सूरत हाल यही है कि तलाशी कार्रवाई के दौरान पूछताछ भी की गई। इस दौरान नजदीक के कई इलाकों में लोगों ने फोर्स पर तोड़फोड़ और मारपीट के इल्जाम भी आयद किए हैं और कई इलाकों से हमें बताया गया कि वहां फोर्सेज ने आबादी में घुसकर कहर बर्पा भी किया है। ये जनूबी कश्मीर का, लेकिन बड़गाम में फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का आज दावा भी किया है बड़गाम पुलिस ने। और बड़गाम पुलिस का कहना है कि मिलिटेंटों की नकल हरकत के हवाले से उन्हें मुसद्दका इत्तला मिली थी और उस पर फौरी तौर पर एक नाका भी लगाया गया और इस नाके के दौरान इस मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। इस गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट की शिनाख्त वारपुरा DH पुरा कुलगाम के रहने वाले शौकत अहमद तांत्रे के बतौर हुई है। ये पुलिस की कार्रवाई, पुलिस का कहना। लेकिन आपको बताएं कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद 3 तलाक बिल अब बाज़ाब्ता तौर पे सदर ने भी आज मंजूर कर लिया है और अब ये बाज़ाब्ता तौर कानून की शक्ल ले चुका है। 19 सितंबर से बाज़ाब्ता तौर पे ये कानून नाफ़िज़ अमल होगा और राज्यसभा में इस बिल की हिमायत में कल 99 वोट पड़े थे, मुखालिफ में 84 वोट पड़े थे। जम्मू कश्मीर के 2 राज्यसभा मेंबरान, साउथ कश्मीर के राज्यसभा मेंबर और नॉर्थ कश्मीर के राज्यसभा मेंबरान, जिनका दोनों का ताल्लुक PDP से है, इसकी मुखालफत की, हिमायत नहीं की बल्कि वॉकआउट किया। और कल भी इस पर सवाल उठे थे कि क्या ये वॉकआउट क्यों था और इसे कबल अपोजिशन के जरिए बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन ये मुतालबा भी ऐवान में ड्रॉप किया गया था। वोटिंग के दौरान बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के हक में 84 वोट पड़े थे, जबकि मुखालफत में 100 वोट पड़े थे। सदर हिंद
रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के साथ ही इस कानून ने अब 3 तलाक को लेकर 21 फरवरी को जारी की गई मौजूदा ऑर्डिनेंस की जगह ली है। बिल के कानून बनने के बाद 19 सितंबर 2018 के बाद जितने भी मामले 3 तलाक से मुतालिक आए हैं, इन सभी का निपटारा अब इसी कानून के मुताबिक किया जाएगा। और ये कानून के बाद अब सूरत हाल शहर की हमने पहले ही बताया था कि शहर में कहर और शहर में कहर बारिशों से हुआ था। चंद मिनटों की बारिशें और वादी कश्मीर का गरमाई दारुल खिलाफा रियासत जम्मू कश्मीर का झील में तब्दील हो गया था। शहराएं ज़ेर आब आ चुकी थी, लोगों की नक्ल हरकत मुतासिर हुई थी। कई इलाकों में बारिशों का पानी रिहायशी मकानों में घुस गया था और लोगों को वहां से नकल मकानी भी करनी पड़ी थी और कारोबारी इदारों में भी पानी घुस गया था। ड्रेनेज सिस्टम की अदम दस्तयाबी और पानी के सही निकास न होने पर अवामी हलके आज भी बरहमी का इजहार कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सरकार लोगों को इस मुसीबत से कब नजात दिलाएगी। ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। 2014 के सैलाब के से भी अवाम और सरकार ने बताया जाता था, कुछ नहीं सीखा है। आज भी फ्लड चैनल पर कब्जा है, नदी नालों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और जबरदस्ती जिन लोगों ने नदी नालों पर कब्जा कर रखा है उनको हटाने के लिए सरकार कुछ कर भी नहीं रही है और अदालत आलिया के इन अहकामात को नजरअंदाज भी किया जा रहा है। लेकिन शहर में पानी घुस आया और इस शहर के पानी में घुस आने से श्रीनगर के बटमालू से लेकर कमरवारी, बिमना, हरिसिंघा स्ट्रीट, डलगेट, सनवार और दूसरे इलाकों की सड़कें एक छोटी नहीं तो बड़ी नहीं बीच वाली झील का मंजर जरूर पेश कर रही थी। लोगों को दिक्कतों का सामना था और अगर इंतजामिया ने कई जगहों पर मोटर पंप्स को भी मुतहरिक कर रखा था, लेकिन पानी था कि पानी इंतजामिया को कर रहा था और यही बताया जा रहा था कि ड्रेनेज सिस्टम पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी हुई है। ये था शहर का मंजर, लेकिन इसी मंजर पर कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि सरकार इन लोगों को राहत पहुंचाने में नाकाम हुई है और यही बताया गया कि लौडा यानी लिक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी और यूईडी की जानिब से पिछले 30 सालों से नासाफ पानी के निकास और ड्रेनेज सिस्टम को तामीर करने के बारे में मंसूबे तो बनाए गए हैं, करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकायक उस तरह नहीं है जिस तरह दाऊ में कहा जाता है। और अगर वाकई में जमीनी हकायक होते तो फिर 2 इंच की बारिशें शहर को नदी नहीं, झील नहीं बना देती। बदकिस्मती से हमें कहना पड़ रहा है 2002 में इस यूडी को अलग किया गया, इसको मर्ज किया गया एसएमसी की तरफ से। ये शर्म की बात है, यहाँ की इंतजामिया के लिए ड्रेनेज सर्कल के लिए 1 करोड़ रुपया वहाँ गुजार करते हैं फंड्स ड्रेनेज सर्कल के लिए। उससे ये ड्रेनेज सर्कल मेंटेन रहेगा, उससे ये सबमर्जेंस खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर लाल चौक के सबमर्जेंस को बचाना है, अगर इस बिजनेस हब को बचाना है, अगर इस टूरिज्म हब को बचाना है, कम से कम इसके लिए पर ईयर ड्रेनेज के लिए 20 करोड़ 30 करोड़ की एलोकेशन होनी चाहिए। तभी मेरे ख्याल से जो ड्रेनेज नेटवर्क है श्रीनगर शहर में, खासकर लाल चौक में, वो ठीक हो जाएगा। इसी दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज दिन भर इसी सारे मामले पर नजर रखी हुई थी। सुबह 5 बजे से ही वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का गश्त कर रहे थे और आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार ने पूरी कोशिश की, इंतजामिया की जानिब से पूरी कोशिश रही कि श्रीनगर से पानी की निकासी के अमल को जारी रखा जाए। ताहम उन्होंने कहा कि फिलहाल श्रीनगर में ड्रेनेज सिस्टम को और बेहतर बनाने की जरूरत है, जिसमें कुछ वक्त और लग भी सकता है। लेकिन आवाम से उन्होंने यहाँ ये भी अपील की कि आवाम ना करे कि अपने इलाके का घर का कूड़ा करकट वो ड्रेनों में डालें, नदी नालों में डालें, ताकि यहाँ पे ड्रेन बंद हो जाएं। और ये भी एक बड़ी वजह हो जाती है कि जब बारिशें होती हैं, ड्रेन चौक होती है, तो फिर बारिशों का पानी शहर में घुस जाता है। कि अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं उसके अलावा पब्लिक को कोऑपरेट करने की जरूरत है। ये 3rd इंस्टेंस पिछले 3 महीने में हुआ है और हमारा जो मैक्सिमम एफर्ट जाता है वो ड्रेन्स में जो गार्बेज आ जाता है, जो पॉलीथीन प्लास्टिक जो प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं वो, हाउस होल्ड वेस्ट और जितना भी जो ये फूड वेस्ट है शहर का वो भी डंप किया जाता है उसमें। हमने पब्लिक को पहले भी सेंसिटाइज किया है जब लास्ट टाइम ये फ्लड का इशू आया था कि ड्रेन्स को चोक ना किया जाए, ये ड्रेन्स पानी के लिए बनी है। जब आप ड्रेन्स को हम फिल कर देंगे तो ऑब्वियसली वो रोड पे आएगा और रोड पे मैसिव ऑलरेडी आप देखें अभी यहाँ 2-3 स्पॉट्स पे जहाँ मैसिव प्रॉब्लम रही है वहाँ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने
है, एनक्रोचमेंट कर रखी है, उसके ऊपर वो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, तो पानी तो आएगा, पानी को अपना वे लेना है, बट एफर्ट्स में, रिस्पांस में किसी किस्म की कमी हमारी तरफ से नहीं रही है। इसके अलावा 49 डिवाटरिंग सेंटर और डिवाटरिंग स्टेशन और अराउंड 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम इस साल इन डिपार्टमेंट्स को हम दे रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी, यूईडी, इरा और ये सब मिलकर उसमें काम करेंगे। इट विल टेक सम टाइम। चलिए, जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी सुबह से काम पे लगे हुए थे, पूरा दिन इसी मामले पर नजर रखे हुए थे, लेकिन आपको बताएं कि बूंदाबांदी, और वो भी मामूली बूंदाबांदी, और इसके साथ ही शहर में सैलाबी सूरत और इसका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस भी लेते हुए आज मुतलकीन को नोटिस अजरा की हैं। और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में मोहम्मद हसन उन्तु ने आज पिटीशन दायर करते हुए बताया कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर श्रीनगर में पानी के निकास को यकीनी बनाने के लिए नाकाम हुई है। और मोहम्मद हसन उन्तु का कहना था कि शहर श्रीनगर में मामूली बारिशों के साथ ही सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है, पानी दुकानों के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस मामले का संजीदगी से नोटिस लेते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नोटिस इजरा करते हुए 2 सोमवार के रोज कमीशन में हाजिर होने का फरमान भी जारी किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन श्रीनगर के पानी के मामले को लेकर मैदान में, लेकिन आपको बताएं कि हमारे यहाँ हज पर भी धोखाधड़ी की जाती है, नौजवान से भी धोखाधड़ी की जाती है, और हज के मामलात में धोखाधड़ी की कई मिसालें हमारे सामने। लेकिन बडगाम पुलिस ने HR सॉल्यूशंस नामी कंपनी, जिसका दफ्तर हैदरपुरा श्रीनगर में है, प्राइवेट कंपनी है, इसको भी, इसके मालिक को भी दर्द पहुंचा है। इसका मालिक बेरोजगारों को लूट रहा था। रोजगार के मतलाशी पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को बैरूनी ममालिक में नौकरियों का झांसा देता था, उनसे हुकूमत ऐंठ लिया करता था। और उस मामले को लेकर कल वहां उसके दफ्तर के बाहर हंगामा भी हुआ था, और उसी हंगामे पर पुलिस ने मामले की निस्बत FIR दर्ज की, और FIR नंबर 240/219 के तहत केस दर्ज करके जब तहकीकात शुरू की तो उसमें पहली गर्दन आदिल अहमद शेख वल्द मोहम्मद यूसुफ शेख साकिन नूपुरा खयाम नामी शख्स हाथ में आई। और उसकी गिरफ्तारी के दौरान मालूम यही हुआ कि ये लोगों को झांसा देता था, जालसाजी करता था, नौकरियों का बहाना करता था, लालच देता था, नौकरी देने के बदले में पैसे लिया करता था, लेकिन नौकरी देता नहीं था, पैसे गायब करता था, पैसे खा जाता था, और किसी किसी को वापस भी कर देता था, लेकिन किस्तों में। लेकिन अक्सर बड़ी तादाद में नौजवानों के, खासतौर पर दूर दराज के बेरोजगार नौजवानों के पैसे लूट लेता था। और उसी पर आज पुलिस ने उसको दर्द पहुंचा, और शहर में पुलिस की इस कार्रवाई को आज बड़ी अच्छी निगाह से देखा भी जा रहा था। लेकिन आपको बताएं कि ग्राम पंचायतों की तहत तनख्वाहों की वागुजारी के फैसले के खिलाफ आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों का एहतजाज आज भी जारी रहा। आज गांधरबल में लोगों ने एहतजाज किया, और आज भी वही बात कि एहतजाज तब तक जारी रखा जाएगा जब तक सरकार अपना हुक्मनामा वापस नहीं लेगी। सरकार को बताया जा रहा था, पिछले कई दिनों से सरकार को ये मामला पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, गली कोचे से लेकर शहरों तक ये मुजाहरे पहुंचे आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों के, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अभी तक ना मुस्बत ना नेगेटिव जवाब आया है। सरकार इस मामले को लेकर क्या कर रही है अभी कुछ नहीं बताया जा रहा है। और उसी हवाले से आज भी गांधरबल में इन लोगों ने मुजाहरा किया। ये गांधरबल की बात, लेकिन आपको भी हमारी अपील कि पुलिस ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। आपके इलाके में कहीं भी आपको मंशियात फरोश लगता है तो फौरन आप पुलिस को इतला दें। 100 नंबर पे डायल करें, या 100 नंबर के साथ साथ आप पुलिस के टोल फ्री दूसरे नंबर पर भी बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप पुलिस आप तक बात नहीं सुन रही है तो आप हमारे न्यूज़ रूम को भी हमें भी बता सकते हैं, हम भी उस पर नजर रखेंगे। तो फिलहाल आज का दिन भर यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। दीजिए इजाजत, रब्बे कायनात की मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज। इस बार गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। Are you ready? मगर कैसे बॉस? With classy and elegant style. जैसे गेम है भाजी जैसे अपना प्रयाग बिल्कुल सही, नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस प्रयाग जैसा, जो है बाथ फिटिंग्स का किंग। और हम किंग्स की चॉइस। Let's do it like प्रयाग। 60 लाख पहली मुलाकातें, 60 लाख रात भर चलने वाली